नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गोविंद कुमार नागर और आपके YouTube चैनल A to Z स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लगातार जो है ये राजस्थान भूगोल, राजस्थान हिस्ट्री और मैथ और रीजनिंग साइंस की क्लासें लगातार हमारे चैनल पे आप ले रहे होंगे। और अपन क्या कर रहे थे कि अरावली चल रही थी अपनी, क्या चल रही थी? अरावली। और अरावली के तहत मैं आपको मध्य अरावली करवा रहा था, मध्य अरावली। और मध्य अरावली में एक लाइन रह गई थी, सिर्फ एक लाइन, और वो लाइन ये थी कि मध्य अरावली को दो भागों में बांटा गया है, शेखावटी की निम्न पहाड़ियां और मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां, उसका है एक काम, ये क्या करती हैं? मेवाड़ व मारवाड़ को, मेवाड़ व मारवाड़ को क्या करती हैं? अलग करती हैं। मेरवाड़ व मारवाड़ को क्या करती हैं? अलग करती है दो भागों में, ठीक है। अब ये तो है प्राकृतिक। मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करने वाली एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। कौन सी संधि थी? आवल बावल की संधि। यानी कि मेवाड़ रियासत के बीच में और मारवाड़ रियासत के बीच में एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम क्या था? आवल बावल की संधि थी। उस संधि के द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ के मधुर संबंध स्थापित हुए थे। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये हुई कब थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को, क्योंकि मेरे को नहीं पता, मैं तो आपको भूगोल पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री का ज्ञान है नहीं मेरे को। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपको लाइक दूंगा। और यानी कि सही कौन सा है आप सभी बताना मेरे को। ये मेरा प्रश्न है आपके लिए, हो सकता है आपके जरिए मेरा प्रश्न सही हो जाए। चलो आगे चलते हैं। ये तो रावली, मध्य रावली। अब मैं दक्षिणी रावली की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? दक्षिणी रावली। कि रावली को अपने कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में। उत्तरी रावली अपने कर रही, दक्षिणी रावली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दक्षिणी रावली को अपने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में, ठीक है। एक तो है आबू खंड। कौन सा है? आबू खंड। कौन सा खंड है? आबू खंड है। और जो दूसरा है वो है मेवाड़ प्रदेश। कौन सा है? मेवाड़ की पहाड़ियां या मेवाड़ प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश, ठीक है। आबू खंड या मेवाड़ प्रदेश, ठीक है। आबू खंड जो है वो है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। आबू खंड कहां पर है? सिरोही में। अब आबू खंड की पहाड़ियों को सिरोही में कहते हैं बाखर या बांखर, बाखर या बाकर। कई किताबों में बिंदी लगी हुई है पर बांकर वो कोई शब्द नहीं है, वैसे टाइपिंग मिस्टेक है। बाखर और बाकर कह सकते हैं, बाखर और बाकर, ठीक है। पूर्वी सिरोही में है क्या ये? ठीक है, आबू खंड में ये बाकर और बाकर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब है क्या? पूर्वी सिरोही में। जो सिरोही का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में अत्यधिक क्या है? अत्यधिक अत्यधिक पहाड़ी ढाल, अत्यधिक ढाल व कटी फटी पहाड़ियाँ जो हैं वो क्या हैं? बाकर कहलाती हैं। सिर्फ सिरोही में, पूर्वी सिरोही में जो कटी फटी और तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं? बाकर कहलाती हैं। इसी के अंदर, किसके अंदर? इसी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ। मेवाड़ प्रदेश को अपने बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसका भाग लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका भाग। इसी के अंदर है कौन सा? उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार। आबू खंड का भाग है उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार। और ये सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। सिरोही जो जिला है ना, वहाँ पर है, ठीक है, सिरोही में है, ठीक है, सिरोही में, ठीक है जी। अब इसका प्रश्न है कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का ऊंचा पठार ये क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी?
तो औसत ऊंचाई लगभग इसकी है 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। ठीक है, कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 1360 मीटर ऊंची है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आई बात समझे? इसी पठार के ऊपर आबू शहर है। कौन सा है? आबू शहर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? आबू है, माउंट आबू है। कौन सा है? आबू शहर या माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है, और इसी पठार के ऊपर राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। कौन सी है? नक्की झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है वो नक्की झील है। कहते हैं कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था कभी। ठीक है, और इसी के किनारे टोड रॉक और नन रॉक भी स्थापित हैं। इनकी पहाड़ी के ऊपर ऐसे कुछ आकृतियां हैं। ठीक है, तो आबू खंड है दक्षिणी अरावली का। दूसरा मेवाड़ प्रदेश है। मेवाड़ प्रदेश या मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं, वो अपने बाद में करेंगे। आबू खंड सिरोही में है और इसमें है बाकर या बाकर। पूर्वी जो भाग है सिरोही का, वहाँ पर अत्यधिक तीव्र डाल वाली या कटी फटी पहाड़ियाँ, उन्हें बाकर या बाकर कहते हैं। दूसरा उड़िया का पठार है जो कहाँ पर है? सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा पठार है और 1360 मीटर ऊंचा माउंट आबू शहर इसी पहाड़ के ऊपर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। ठीक है, और नक्की झील है माउंट आबू में। और नक्की झील को राजस्थान में क्रेटर झील का क्या मिला है कि इसे क्रेटर झील कहते हैं। कई बार प्रश्न आ जाए कि क्रेटर झील किसे कहते हैं। राजस्थान की क्रेटर झील कौन सी है? तो नक्की झील है। कौन सी है? नक्की झील। मैं क्रेटर झील बता देता हूँ आपको। ठीक है, ज्वालामुखी का नाम सुना होगा आपने ना, तो ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी क्या होते हैं? फूटते हैं, यूं होते हैं ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी शंकु कहलाता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ एक मान लो ज्वालामुखी के क्या होते हैं? भाग होते हैं। ये है ज्वालामुखी नली। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। ये जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है, शंकु कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? शंकु। ठीक है, ये है ज्वालामुखी नली। क्या है? ज्वालामुखी नली। ठीक है, और ये वाला जो भाग है वो है ज्वालामुख। क्या है? ज्वालामुखी मुख या ज्वालामुख, ज्वालामुख। ठीक है, और इसे कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और यहाँ होता है मैग्मा चैम्बर। क्या होता है? मैग्मा चैम्बर, जहाँ लिक्विड अवस्था में चट्टानें पाई जाती हैं पृथ्वी के अंदर, उसे क्या कहते हैं? मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ठीक है, तो क्रेटर। अब क्या होता है कि ज्वालामुखी एक बार फट गया, मान लो ज्वालामुखी एक बार क्या हो गया? फट गया। ठीक है, फटने के बाद में ज्वालामुखी उद्गारित हो गया। उसके बाद में क्या होता है? कई दिनों तक उद्गारित ना हो, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है? ये ऐसे करके ऐसे ऐसे मान लो बना होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे जाएंगे ना अपने। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ऐसे मुख होता है एक ज्वालामुखी का, तो इससे ज्वालामुखी ऐसे उद्गारित होता है। लेकिन ये फटे ना तो इस पर क्या हो जाती है? बरसात आती है और ये क्या हो जाता है? जल से भर जाता है। जब जल से भर जाए तो ये क्या बन जाती है? क्रेटर झील बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रेटर झील। छोटी हो उसे क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील। फिर क्या होता है? कई बार क्या होता है? ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा फूटते हैं तो क्रेटर क्या हो जाता है? क्रेटर का मुख चौड़ा हो जाता है और चौड़ा हो जाता है, तो उसे कोल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्डेरा। लेकिन ये छोटी झील है इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्रेटर झील कहेंगे। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निकलने की ये भाग है, नली है, शंकु है, क्रेटर है। ज्वालामुख को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुख क्रेटर में जब यानी कि पानी भर जाता है, जल भर जाता है बरसात का प्राकृतिक रूप से, उसे क्या कहेंगे? क्रेटर झील कहेंगे। ये भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि क्रेटर झील है। लेकिन किंवदंतियाँ क्या कहती हैं? किंवदंतियाँ ये कहती हैं कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा भैया। ठीक है, चलते हैं पीछे देखो, हाँ ये वाला। ठीक है, तो क्रेटर झील है। आई बात सुन में? चलो आगे चलते हैं थोड़ा और। ठीक है, अब अपने बात करते हैं किसकी? मेवाड़ प्रदेश की। मेवाड़ जो था, ठीक है, इसका दूसरा भाग है वो है मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र या मेवाड़ की पहाड़ियाँ। मेवाड़ की पहाड़ियाँ, ठीक है, कौन सा है? मेवाड़ की पहाड़ियाँ या मेवाड़ क्षेत्र है। कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र या मेवाड़ की पहाड़ियाँ है। ठीक है, अब
इसके अंदर कौन कौन सा पाया जाता है? इसमें पाया जाता है बोराट का पठार। कौन सा है? बोराट का पठार, बोराट का पठार। ठीक है, कौन सा पठार है? बोराट का पठार है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1225 मीटर ऊंची। कितनी मीटर ऊंची है? 1225 मीटर ऊंचाई है किसकी? बोराट के पठार की। बोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1225। अब ये है कहाँ से कहाँ तक? तो ये है गोकुंदा से, गोकुंदा, और गोकुंदा है मेरे प्यारे साथियों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर से, गोकुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में, कुंभलगढ़ के बीच में जो पठारी भूभाग है उसे क्या कहते हैं? बोराट का पठार कहते हैं। तो बोराट का पठार, और बोराट का पठार कहाँ पर है? बोराट का पठार कहाँ पर है? गोकुंदा। और कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में, राजसमंद में। ये भी मेवाड़ का ही जिला है, एक मेवाड़ प्रदेश का जिला है। ठीक है, तो गोकुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में जो पठारी भूभाग है उसे बोराट का पठार या बोराट का पठार भी कहते हैं। ठीक है, अगले की बात करते हैं कि और क्या है यहाँ। और है ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार है? ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार। ठीक है, ऊपरमाल का जो पठार है वो किस और किस के बीच में है? तो वो है बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में। ठीक है, बिजोलिया भीलवाड़ा में है और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। ठीक है, तो ऊपरमाल का पठार कहाँ पर है? बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में है। ठीक है, अब हुआ ये था कि बिजोलिया, आपको पता ही है कि बिजोलिया जो है, ठीक है, पहले ऊपरमाल की बात करते हैं। 1917 में, कब? 1917 में विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने, पथिक जी जो थे, पथिक ने साधु सीताराम दास के कहने पर, साधु सीताराम दास के, सीताराम दास के कहने पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। कब की थी? 1917 में। किसके कहने पर की थी? तो साधु सीताराम पथिक ने साधु सीताराम के कहने पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष था, ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष था वो किससे बनाया गया था? मन्ना पटेल को, मन्ना पटेल को। क्यों की गई थी इसकी स्थापना? कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा, भारत का भी सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन जो था, बिजोलिया किसान आंदोलन था। कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो 1897 से लेकर 1943 तक चला था। ठीक है, तो उसके तहत 1916 में तो विजय सिंह पथिक किससे जुड़े थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। और 1917 में उन्होंने क्या किया? साधु सीताराम दास के कहने पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। किसकी अध्यक्षता में? मन्ना पटेल की अध्यक्षता में की थी ऊपरमाल पंच बोर्ड की। कब की थी? 1917 में। अब बिजोलिया क्या है? ठीक है, तो बिजोलिया जो है, बिजोलिया ये अशोक परमार द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? अशोक परमार द्वारा ऊपरमाल प्रदेश की स्थापना की गई थी। अब अशोक परमार को ये कैसे मिला? 17 मार्च 1527 को, कौन सी तारीख है? 17 मार्च 1527 को, आप तारीख कन्फर्म कर लेना कि 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था बाबर व सांगा के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर व सांगा के बीच में युद्ध हुआ था एक। उस युद्ध में क्या हुआ था कि पाती पेरवन प्रथा के तहत भारत के जितने भी बड़े बड़े जो राजा थे वो राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। किसकी तरफ से लड़े थे? राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। और उनमें से एक था उत्तर प्रदेश का
अशोक परमार। कौन था? उत्तर प्रदेश का अशोक परमार। और अशोक परमार जो था उसे राणा सांगा ने खुश होकर ऊपर का प्रदेश दिया था। किसका प्रदेश दिया था? ऊपर का प्रदेश दिया था। तो ऊपरमाल पठार यानी बिजोलिया जो था उसकी स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक परमार को दिया जाता है। ठीक है, ये ऊपरमाल कहाँ से कहाँ तक है? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, वो हिस्ट्री की बातें। आगे की जो है अगला 3 नंबर, ठीक है, वो है बोम्मट का पठार। कौन सा पठार है? बोम्मट। बोम्मट का पठार। ठीक है, बोम्मट का पठार। बोम्मट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, यहाँ पर तीनों पे क्या है? भील जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति ज़्यादा रहती है। जिन क्षेत्रों में भील जनजाति रहती है वहाँ उस क्षेत्र को अपने बोम्मट का पठार नाम दिया गया है। तो बोम्मट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ पर क्या है? भील जनजाति ज़्यादा रहती है, इसलिए इसे कौन सा जनजातीय क्षेत्र कहते हैं? भील जनजातीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर हुआ था बोम्मट आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था? बोम्मट या एक्की भील आंदोलन। ठीक है, एक्की भील आंदोलन यानी कि भील जनजाति को एक समग्र सूत्र में बांधने का कार्य किसने किया था? बोम्मट या एक्की बोम्मट भील आंदोलन ने किया था। और इसका श्रेय किसे दिया जाता है? मोतीलाल तेजावत को। किन्हें दिया जाता है? मोतीलाल तेजावत को दिया जाता है। यानी कि ये वो दौर था जब भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और समग्र प्रकार की जो जनजातियां थी वो क्या कर रही थी? अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। ठीक है, और उन लड़ने में कुछ एक जनजातीय आंदोलन हुए थे। तो जनजातीय भील जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन हुए बहुत से ज़्यादा, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। ठीक है, ऐसे बहुत से मेव किसान आंदोलन हुआ। चलो आगे की बात करते हैं। आगे जो पर्वत पठार है वो है लसाड़िया। कौन सा है? लासाड़िया उदयपुर में है मेरे प्यारे साथियों। कहाँ पर है? लसाड़िया पठार। और लसाड़िया पठार कहाँ पर है? उदयपुर में। इसी के तो उत्तर पूर्व में कौन सी झील है? जयसमंद झील बनी हुई है लसाड़िया। और लसाड़िया में भी एक आंदोलन हुआ था संत माऊजी के नेतृत्व में। संत माऊजी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ, उसे कहते हैं लसाड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन? लसाड़िया आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो लसाड़िया आंदोलन और लसाड़िया जो आंदोलन था वो संत माऊजी के नेतृत्व में हुआ था। संत माऊजी ने एक संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंक संप्रदाय। तो संत माऊजी ने एक संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय। ठीक है, वहाँ की जनजातियों के लिए चलाया था। तो संप्रदाय किसने चलाया था? निष्कलंक संप्रदाय संत माऊजी ने चलाया था लसाड़िया में, उदयपुर में। कहाँ पर? लसाड़िया के उदयपुर के आसपास। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है मेसा का पठार। कौन सा पठार है? मेसा का पठार। मेसा का पठार। ठीक है, मेसा का पठार। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेसा का पठार। ठीक है, मेसा का पठार। मेसा का जो पठार है वो चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। ठीक है, और ये प्रकार किसका है? तो ये मेरे भाइयों बेथोलिथ का प्रकार है। बड़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि बेथोलिथ, राजस्थान में बेथोलिथ के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो मेसा के पठार में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? मेसा के पठार में मिलते हैं। अब बेथोलिथ क्या है? क्या है बेथोलिथ? चलो यहाँ देखते हैं कि ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। जब पृथ्वी के अंदर मेघमा निकल नहीं पाता, ठीक है, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है मेघमा और एक है लावा। ठीक है, दोनों ही गर्म है। दोनों ही क्या है? गर्म है। अत्यधिक टेम्परेचर पर यानी कि चट्टानें पिघली हुई अवस्था में जो मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेघमा या लावा कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर ही रहे, भूखंड के अंदर ही रहे, उसे तो कहेंगे मेघमा।
और जब भूखंड के बाहर जो चीज़ आ जाए उसे क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है ये लावा बाहर नहीं निकल पाता, क्या नहीं निकल पाता, बाहर नहीं निकल पाता, तो ये पृथ्वी के अंदर ही क्या होता है, जम जाता है किसी रूप में। ठीक है, तो जो बहुत बड़ी गुमंदाकार आकृति में जम जाए मैग्मा, कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी गुमंदाकार आकृति में मैग्मा जम जाए तो उसे अपने क्या कहेंगे, बेथोलिथ कहेंगे, बेथोलिथ, बेथोलिथ। ठीक है, आई बात समझे। अगर ऐसे जम जाए तो उसे कहेंगे सिट, क्या कहेंगे, सीट। अगर ऐसे जम जाए उसे कहेंगे सील, उसे क्या कहेंगे, सील। तस्त्री नुमा जम जाए, ऐसे तस्त्री नुमा, तो वो होता है लेकोलिथ, क्या होता है, लेकोलिथ। तो पृथ्वी के अंदर, कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा का जमाव हो जाए तो उसे अपने क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टानों से ही बनते हैं, आग्नेय चट्टाने। हाँ, आग्नेय चट्टाने जब यानी अंदर जम जाए, मैग्मा याद रखना, मैग्मा अंदर जम जाए पृथ्वी के तो कुछ प्रकार की आकृतियां बनाता है, बेथोलिथ, लेपोलिथ। ठीक है, फेकोलिथ भी है उनके अंदर, सिल है, सीट है, डाइक है, बहुत सी आकृतियां बनाता है। लेकिन अपने कौन सा उदाहरण है कि अपने पास बेथोलिथ का उदाहरण है, और वो कहाँ पर है, चित्तौड़ में। और चित्तौड़ का किला, किसका किला, चित्तौड़ का किला इसी पठार पर है, किससे पठार पर है, चित्तौड़ का दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग इसी पठार पर बना हुआ है। ठीक है, चित्तौड़ का, जिसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, किलों का सिरमौर कहते हैं। गढ़ तो सब चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, ऐसा ही है क्या, गढ़ तो जसलगढ़। ठीक है, आप देखना, ठीक है, कि किस किले के बारे में ये कथन कहा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया किला, आप कभी जाना नौकरी लगने के बाद में, जाना नौकरी लगने के बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। दक्षिणी रावली, और दक्षिणी रावली के अंदर और कुछ विशेषताएं और बाकी हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको वो बता ही देता हूँ। गिरवा का पठार या गिरवा की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ। ठीक है, तस्त्री नुमा, कौन से नुमा, तस्त्री नुमा, यूं, ये उदयपुर है। ठीक है, उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर के ऐसे कुछ भाग में ऐसे तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं ऐसे। ठीक है, उनमें क्या होता है, हवा जो जाती है तो हवा में क्या होता है, गिरवा आ जाता है, गिरवा आती है ना, अब कभी घरों में देखना, हवा चलती है तो कोने के अंदर हवा घूमती रहती है, तो उनमें क्या होती है, हवा फंस कर रह जाती है, गिरवा। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, सही नुमा तो ये है कि अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ हैं उनका रूप है, और गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, उदयपुर में पाई जाती हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार या मान लो कि तस्त्रीनुमा। उदयपुर के अंदर ये एक और है जिस प्रदेश को कहते हैं 10 हैरो। कौन सा प्रदेश है, 10 हैरो प्रदेश, 10 हैरो। तो जरगा, कौन सी पहाड़ी, जरगा व रागा, जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, मान लो ये जरगा है और ये रागा है, इन पहाड़ियों के बीच में सदा साल भर, ठीक है, तो वर्ष भर या साल भर हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान क्या कहलाता है, 10 शहरों कहलाता है। और है कहाँ पर, ये भी उदयपुर में है, ये भी कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेने वाली चीज़ें हैं वो ले लो, और तो किताबों में लिखा हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। मैं दक्षिणी रावली की क्या करवा रहा हूँ आपको, दक्षिणी रावली, दक्षिण रावली की प्रमुख चोटियाँ, हाईएस्ट पीक, प्रमुख चोटियाँ, दक्षिणी रावली की ऊंची चोटियाँ। और सर्वाधिक दो ऊंची चोटियाँ वो दक्षिणी रावली में आपने देखा था कि रावली की ऊंचाई किस ओर बढ़ती है, उत्तर पूर्व से या दक्षिण पश्चिम से, हाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। तो पहली ऊंची चोटी गुरु शिखर है, कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक है, ये राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, सिरोही में है। कहाँ पर है, सिरोही में है, और 1722 या 1727 मीटर ऊंची
है। 1727 5 मीटर का उसके ऊपर कोई मंदिर बना हुआ है, तो कई बार किताबों में वो भी लिखा हुआ, तो अपने दोनों लिख लिए हैं, ठीक है। दूसरी ऊंची चोटी शेर है। कौन सी है? शेर। ये भी सिरोही में है और ये 1597 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची है? 1597 मीटर ऊंची है, ठीक है। तीसरी ऊंची चोटी की बात कर रहा हूँ मैं, तीसरी ऊंची चोटी, और तीसरी ऊंची चोटी है दिलवाड़ा। तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है? दिलवाड़ा है। तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है प्यारे साथियों? दिलवाड़ा है। और जो दिलवाड़ा है वो 1442, कितने मीटर ऊंची है? 1442 मीटर ऊंची है, ठीक है। दिलवाड़ा 1442 मीटर ऊंची है। और चौथी ऊंची चोटी है वो है जरगा। कौन सी है? जरगा। चौथी ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा है। पांचवी ऊंची चोटी है अचलगढ़। पांचवी ऊंची चोटी कौन सी है? अचलगढ़ है, ठीक है। जरगा देखो, पहली ऊंची चोटी गुरु शिखर है, शेर है, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़ है, ठीक है। उसके बाद में कुंभलगढ़। कौन सी है? कुंभलगढ़। और फिर उसके बाद में छठी 7वीं है ऋषिकेश। कौन सी है? ऋषिकेश, ठीक है। 8वीं ऊंची चोटी जो है वो है कमलनाथ। कौन सी है? कमलनाथ। और 9वीं ऊंची चोटी कौन सी है? सज्जनगढ़ है। ये चोटियों का क्रम है। आप गुरु से आशा बनाए रखें, जैसे मर्जी करें आप, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप क्या हो, कर्मानुसार हो चोटियाँ, तो बढ़िया लगता है, ठीक है। ये उदयपुर में है। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर में। और 938 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची है? 938 मीटर ऊंची है, ठीक है। कमलनाथ भी उदयपुर में है। कमलनाथ कहाँ पर है? उदयपुर में है। और 1001 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची है? 1001 मीटर ऊंची है। ऋषिकेश सिरोही में है। ऋषिकेश कहाँ पर है? सिरोही में है। 1017 मीटर ऊंची है। 1017 मीटर ऊंची है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में है। और राजसमंद में है तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 1224 मीटर ऊंची है, ठीक है। आईबासन में ये तो थी दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। इसके जो आगे का भाग है वो अपने आगे करेंगे मेरे साथियों। नमस्कार, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।